में एक स्थान है जहाँ से लोक विद्या, प्रमुख रूप से लोक विद्या जन आंदोलन को बनाने का काम हुआ और विद्या के प्रश्न पर, ज्ञान के सवाल पर कुछ गंभीर बहसें चलाई गई। आज की अभी तक की चर्चा तो बहुत ही बढ़िया, इसका जो विस्तार है और इसकी जो गहराई है बहुत ही सुंदर, सिंगरौली की वास्तविकताओं से लेकर तो समाज की जो बातें समझने की जिस किस्म की बातें लोगों ने की, बेहद सुनने लायक पहली बात हुई। और इससे थोड़ा प्रेरित होकर मैं भी कुछ इसी सिलसिले को आगे, जाहिर है इतनी बातें लोगों ने की है, ये कोई मैं लोगों ने क्या कहा उसका सार संक्षेप दोबारा रखूँ, ये तो ना शायद ऐसी अपेक्षा की जाती है और शायद मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सब लोगों ने सुना है जो लोगों ने कहा है, उसको और बिगाड़ने के काम मैं क्यों करूँ। मैं एक प्रेरित होकर के आपकी सबकी बातों से एक शब्दावली आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरुआत में जो पहली बात, यानी अभी आपकी बातें सुनते सुनते ही क्या कहा जाए आप लोगों से, ये सोचते हुए मेरे दिमाग में आया, ये है लोक विद्या लोक। लोक विद्या लोक, पहला लोक जिस अर्थ में हम इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लोक यानी लोक जन, लोक विद्या, उनकी विद्या, उनके समाज की विद्या इत्यादि। और दूसरा लोक जिस अर्थ में आप तीनों लोक की बात करते हैं या यही लोक परलोक की बात करते हैं, यानी दुनिया, या उसका कोई ऐसा अनुवाद शायद एकदम सटीक ना हो पाए इस लोक शब्द का, उसका अपना अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक संदर्भ है। और आजकल जिस किस्म की बहसें होती हैं उसमें शायद उसका सटीक अनुवाद ना हो पाए, लेकिन हम लोग उस शब्द से परिचित तीनों लोक वाले लोक से। तो ये लोक विद्या लोक समझने की जरूरत है। लोक विद्या की दुनिया, उस लोक विद्या की दुनिया के संदर्भ में हम लोक विद्या जन आंदोलन या लोक विद्या की बात को समझें तो शायद जो जैसे ये सवाल नहीं उठेंगे, जैसे जो लोगों के कष्ट हैं, जहाँ शोषण है, उत्पीड़न है, दमन है, वहाँ उसका विरोध तो होगा और विरोध होता है, लोग लड़ते हैं। उसमें जो आगे बढ़े हुए होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उनका जो नेतृत्व करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, या उन लड़ाइयों को जो संगठित कर रहे होते हैं, वे उन मुद्दों को एक सुसंगत ढंग से आपस में जोड़ने और बिछाने का काम करते हैं, जिससे कि लड़ाई अपने एक सफल कामयाब अंत की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए एक दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। कौन से मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, किनकी प्राथमिकता होगी, वरीयता क्रम क्या होगा, कहाँ पे हम समझौता कर लें, कहाँ ना करें, कौन सी बात जो जन चेतना के हमारे शिक्षण शिविर चले, फलाने चले, उसमें हम कौन सी बात ज़्यादा करेंगे, लोगों को क्या समझाएंगे, ये सब सोचना होता है। और कोई भी आपसे पूछे कि लोक विद्या से आप इसको कैसे करेंगे, तो ये जवाब मिलेगा जब आप लोक विद्या को एक लोक विद्या लोक के रूप में देखेंगे, यानी ज्ञान की एक दुनिया के रूप में देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोक विद्या केवल कोई जानकारियों का भंडार, जैसा कि आजकल प्रचारित है, लोक विद्या के नाम से प्रचारित नहीं है, लेकिन बहुत से नामों से
पारंपरिक विद्या या और तमाम, ये तो अंग्रेजी में ज़्यादा ये लोग काम करते हैं जो इस किस्म के अध्ययन इत्यादि करते हैं, तो उसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं, कम्युनिटी प्रैक्टिस कहते हैं, एथनिक नॉलेज कहते हैं, और भी कई नाम उसके वो देते हैं। इन नामों से उसे वो पहचानते हैं, और इन नामों से जिन चीज़ को वो पहचानते हैं वो केवल एक जानकारियों का भंडार होता है। उस चीज़ को पहचानते हैं जिसको वे अपने कंप्यूटर पे चढ़ा सकते हैं, यानी जिसे वे एक डेटाबेस के रूप में या एक सूचनाओं के संग्रह के रूप में अपने कंप्यूटर पे संगठित कर सकते हैं, उसको इंटरनेट पे डाल सकते हैं, उसको जो दुनिया के वित्तीय राजमार्ग जिन्हें कहा जाता है, फिनांस हाईवेज जो बने हुए हैं इस वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, उसके ऊपर उतारने के वहाँ से तरीके ईजाद किए जाते हैं, और इस नई जानकारियों के आधार पे उनकी अपनी कंपनियां और उनके अपने उद्यम जो होते हैं वो बाजार में अपनी वस्तुओं को उसके डिज़ाइन बढ़ाने के लिए, उसके तरह तरह से उसको सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए, ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कार्यक्षमता उसकी बनाने के लिए, सबके लिए उसका उपयोग करके वे बाजार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी अपने को बनाना चाहते हैं। ये जो पूरा प्रयास है ये भी इसको पहचानने की बात करता है, इसकी प्रतिष्ठा की बात करता है। लोक विद्या शब्द का वो प्रयोग नहीं करते, पारंपरिक विद्या शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसमें केवल इस बात को पहचानते हैं और इस बात को केवल प्रतिष्ठा देते हैं कि ये एक जानकारियों का भंडार है। जैसे हेल्थ के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, एक जानकारियों के भंडार के रूप में उसे पहचानते हैं। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये विद्या लोक है, वह यह कि यह केवल जानकारियों का भंडार नहीं है, इसका अपना दर्शन होता है, इसका अपना तर्क शास्त्र है। उसको शास्त्र मत कहिए, इसका अपना तर्क का विधान है। उस विधान को वो कैसे संयोजित करते हैं, शास्त्र के रूप में नहीं किया हुआ है, इसीलिए वह लोक विद्या का हिस्सा है, लेकिन उनका अपना तर्क का विधान है, उनके अपने तर्क के तरीके हैं। जो लोक विद्या के स्वामी होते हैं या जो लोक विद्या के स्वामी समाज है या जो लोक विद्या की दुनिया है, उसके अपने मूल्य होते हैं। तो जहाँ एक जानकारियों का भंडार होता है, उसी के साथ में उनका अपना एक तर्क का विधान होता है, उनके अपने मूल्य होते हैं, उनकी एक कॉस्मोलॉजी होती है, उनका एक सत्ता विषयक मीमांसा, इसे दर्शन के जो हिंदी में दर्शन पढ़ते लिखते हैं इसे कहते हैं सत्ता विषयक मीमांसा एक होती है, यानी ये दुनिया की सत्ता कैसी है, जिसे आप ईश्वर के मार्फत कल्पना करते हो कोई लोग, या कोई अपने साइंस के मार्फत उसका एक चित्र बनाते हो, ये भी एक दुनिया का उसमें चित्र बनाते हैं। लोक विद्या के विभिन्न स्वामी समुदाय जो होते हैं उनके पास एक दुनिया का चित्र हुआ करता है जो उनके दर्शन का हिस्सा होता है। उनके दर्शन में और बातें होती हैं, सब मिलाकर के यह विद्या की एक बहुत बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर किसी तरह से कोई तुलना करने की हमें मजबूरी आ जाए, तुलना की कोई बात ऐसे नहीं होती, तो विश्वविद्यालयों में आज तक पिछले 200 साल से जितनी विद्या इकट्ठा हुई है और जितना अध्ययन हुआ है उससे कई 100 गुना ज़्यादा ये विद्या साबित होगी अगर इसको हम सही नज़र से देखना पहचानें, देखें और पहचानें। जब से विश्वविद्यालय बने हैं तब से यह प्रचारित है कि यह जायज विद्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो मानने को तैयार है, वो ये मानने को तैयार है कि ये कुछ बातें जानता है, जैसे ये लोहा बनाना जानता है, इसके पास उस विधि का दर्शन नहीं है, इसके पास उस विधि का तर्क नहीं है, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर की बात ये नहीं जानता है। इसके हो सकता है जानता हो, लेकिन उसकी भाषा में तापमान शब्द नहीं है, तो वो कहेंगे कि उसके पास तापमान का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन वो क्या करता है और क्या समझता है, इसे तो तुमने जानने और समझने की कभी कोशिश ही नहीं की।
तुमको पता कैसे कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता? केवल तुमने सत्ता के साथ समझौता किया, बाजार के साथ समझौता किया, अपना दबदबा बनाया और कह दिया ये नहीं जानता है। कोई कुछ नहीं जानता है वहां पे, हम भी वहीं से आ रहे हैं। केवल हवा, केवल हवा है। जिस तरह से हिंदी अच्छी तरह जानने लिखने पढ़ने वाले लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले कितना हवा में बैठे हुए हैं, और केवल जिसको एक कहा जाता है लाइफस्टाइल, एक जिंदगी जीने का तौर तरीका, एक बात करने का तौर तरीका, एक उनके बाजारों में घूमना और उनकी अट्टालिकाओं में किस तरह से अंदर जाना और बाहर आना और दरवाजे पे कैसे खटखटाना और कैसे न खटखटाना, इस एक जीवन शैली का हिस्सा हो जाता है अंग्रेजी बोलने वाला, और उसका वो दबदबा बनता है। हिंदी पढ़ने लिखने वाला और हिंदी में पढ़ने लिखने वाला ये जानता है, लेकिन फिर भी वो उसकी नकल करने की कोशिश करता है। वो हमारे जो लोक विद्या के धनी लोग हैं उनका साथ देने की नहीं कोशिश करता, क्योंकि कॉमर्स वहाँ है, बाजार वहाँ है, सत्ता वहाँ है। लोक विद्या जन आंदोलन इसी स्थिति को पलटने का, जिस दुनिया को ये दिखाना चाहता है, एक तस्वीर बनाना चाहता है कि जो नई दुनिया हो सकती है, उसे वो किसानों की दुनिया के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहता, गांव की दुनिया के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहता, मजदूरों की या कारीगरों की दुनिया के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहता है, वह किसी इसकी, उसकी या उसकी, इस प्रकार की या उस प्रकार की दुनिया के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहता है। वह लोक विद्या की, जरा शांत रहो भाई, लोक विद्या के वैचारिक नेतृत्व में जो दुनिया बनाई जा सकती है, वह उस दुनिया की बहस छेड़ना चाहता है। लोक विद्या जन आंदोलन वह बहस छेड़ना चाहता है। जितनी आप देखेंगे ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारी सब जायज, जिसमें लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा हक मारा है, उसे किसे हक है ये कहने का कि वो झूठ बोल रहे हैं? वो सच ही बोल रहे हैं। उसके ऊपर से लेकिन ये बुद्धिजीवी आता है कि अगर न्याय संगत मांग होगी तो मान ली जाएगी। ये कौन तय करेगा कि न्याय संगत है या न्याय संगत नहीं? लेकिन समस्या कहाँ है, सीमा कहाँ बंध जाती है? जहाँ समस्या है, समस्या कोई नहीं, सीमा बंध जाती है। सीमा यहाँ बंध जाती है कि वो दुनिया कौन सी है जिसके अंदर वो रहना चाहता है। बहस बंद है, केवल उद्योगों की ही दुनिया हो सकती है। किसान आंदोलन कहता है कि कृषि को उद्योगों का दर्जा होना चाहिए। विस्थापित आदमी कहता है कि हमें उद्योगों में नौकरी मिलनी चाहिए। जायज मांग, दोनों की जायज है, ये नाजायज नहीं है। लेकिन यह मांग आपके आंदोलन को एक सीमा में बांधती है। वह सीमा यह है कि आपके विचार को एक सीमा में बांधती है। वह सीमा यह है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सोचो तो एक उद्योगों की दुनिया के बारे में सोचो, इससे ज़्यादा तुम सोच नहीं सकते। अगर उद्योगों की दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते तो तुम जो लोक विद्या पृष्ठभूमि से आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चपरासी हो सकते हो, इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह बात भी आज समझ लो। लेकिन जो चपरासी को मिलता है उसका 10वां हिस्सा भी तुम नहीं आज पाते, इसलिए तुम वो भी मंजूर करने के लिए तैयार हो जाते हो। यह वो जाल है जिसको लोक विद्या जन आंदोलन को भेद करके अपनी बात खड़ी करनी है। जिसको 2000 रुपया भी नहीं मिलता है, उसको 20,000 रुपया चाहिए और उसको चपरासी की नौकरी चाहिए, और उसकी ये मांग जायज। किस तरह से इस मांग में दुनिया उद्योगों की ही हो सकती है, यह सीमा न पड़े, यह चैलेंज है। चुनौती यह है कि बिना इस सीमा के बांधे हुए भी हम यह मांग उठाएंगे। मांग यह हम उठाएंगे, जो मांग आज सुबह से बात हो रही है कि लोक विद्या के आधार पर नौकरी मिले और सबको नौकरी मिले। आप थोड़ा सोच के देखेंगे तो देखेंगे कि इस मांग को सेटिस्फाई, इस मांग पूरी हो सके, इसके लिए जिन व्यवस्थाओं की कल्पना आपको करनी पड़ेगी वो उद्योगों की व्यवस्था ही नहीं हो सकती। यह आपको दिखाई देने लग जाएगा। वह राज्य, अभी जो राज्य की व्यवस्था है, इस राज्य के अंतर्गत वह नहीं हो सकता है। इस राज्य को अपने को विस्तारित करना होगा, ऊपर से नीचे की ओर विस्तारित करना होगा। ये अभी जिस तरह से राज्य बना हुआ है, यूं न होकर के वो यूं राज्य बनेगा।
एक नए राज्य को गढ़ना होगा, एक नई अर्थव्यवस्था को गढ़ना होगा, तब जाकर के ये संभव हो सकेगा। इसको जिसे एक मार्क्सवादी भाषा में एक समय, सभी मार्क्सवादियों की भाषा नहीं थी लेकिन काफ़ी की थी, यूरोप एक शब्द इस्तेमाल होता था, ट्रांजिशन डिमांड कहा करते थे। ट्रांजिशन डिमांड वो है, डिमांड है, जेन्युइन डिमांड होती है, ऐसा भी लगता है कि वो पूरी होनी चाहिए, उसके लिए लड़ने लायक डिमांड होती है, लेकिन वो डिमांड, ये जो वर्गों के आपसी संबंधों की जो व्यवस्था है, उन संबंधों को तोड़ करके नए संबंधों को स्थापित हुए बगैर वो डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। यह भी उसमें नहीं निहित होता है कि आपकी डिमांड एक किस्म की ट्रांजिशन कि इस साइंस और विश्वविद्यालय द्वारा गाइडेड दुनिया, और ये कुछ और नहीं सोच सकते हैं सिवाय इसके कि ये उद्योगों और कंप्यूटर के मार्फत एक दुनिया, उसमें कुछ नवीनीकरण हो गया, जब कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गया तो उसमें नवीनीकरण हो गया। अब जब तक आप वहाँ तक पहुँचेंगे उसको समझने तक, तब तक 100 साल और हो जाएंगे, वो किसी और नए उसकी बात करने लगेंगे। अगर पहले 30% लोगों को कुछ मिल जाता था तो अब 20% को मिलेगा और 100 साल बाद शायद 10% को मिलते रह जाए। शोषण तो बढ़ता चला जा रहा है। तो कैसे लोक विद्या, लोग हमें एक उस दुनिया की कल्पना करने के ज्ञान आधार की ओर हमारा ध्यान खींचता है, जो दुनिया उद्योगों की दुनिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें उद्योग नहीं है, वो मनुष्यों की दुनिया है। ये सब में मिलेगा। जितने बड़े चिंतक, जिस समाजवाद की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, उसके मूल लेखक कार्ल मार्क्स को जाकर के पढ़ा जाए तो ये उसमें मिलेगा, किस तरह से हम अपनी ही बनाई हुई श्रेणियों के शिकार हो जाते हैं। हम उद्योग के रूप में सोचने लगते हैं, फलाने के रूप में सोचने लगते हैं, जबकि हमें मनुष्य और उसकी ज़रूरत और उसकी आवश्यकताओं, उसके समाज के रूप में सोचने की ज़रूरत है। गांधी जी से तो हमारा परिचय बहुत ज़्यादा है, हमारा यानी हम सब का, इस अर्थ में कि यहाँ वो चर्चा का विषय हमेशा हुआ करते हैं, गुमराह भी लोग करते ही रहते हैं, जानबूझकर भी करते हैं। अब ये बात बाहर निकल जा चुकी है, कोई कहे कि गांधी के नाम पे बात करने वाले ये जानते नहीं है कि वो गुमराह कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ज़्यादातर। अगर गांधी का 21वीं सदी का कोई संस्करण है तो वह लोक विद्या संस्करण है। गांधी के ग्रामोद्योग के विचार से गांधी ने एक नई दुनिया की कल्पना आपके सामने रखी है। खादी और ग्रामोद्योग का जो आंदोलन था, उसके मार्फत एक दुनिया की एक पुनर्रचना की बात, उसका आधार कैसा होगा, उसी खादी और ग्रामोद्योग का 21वीं सदी में, 21वीं सदी की भाषा में, 21वीं सदी के पूंजीवादी दर्शनों से मुकाबला करने के लिए 21वीं सदी का उसका जो वर्षन है, उसका जो रूप है, वह लोक विद्या है। अगर आप खादी ग्रामोद्योग की बात करेंगे तो इस वैश्वीकरण ने बाजार के, व्यापार के वो रास्ते बना दिए हैं जो इस कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, कितने भी छोटे गांव में, कितने भी दूर अकेले किसी भी आर्थिक गतिविधि में यदि वह संलग्न होता है तो उस आर्थिक गतिविधि पर से अपना हिस्सा नोच करके ले जाने की शक्ति इस ग्लोबलाइजेशन ने, जो विश्व पूंजी है, उसमें पैदा कर दी। ये ग्लोबलाइजेशन अंतिम अर्थ उसका यह है कि तुम किसी भी कोने में मित्र के साथ में, दुश्मन के साथ, किसी के साथ में भी एक पैसे का भी लेन देन करोगे तो उसमें से आधा पैसा उस लेन देन का हम उठा ले जाएंगे। हमने ये सब मैकेनिज्म बना लिए। बनाओ ग्रामोद्योग चाहे जितना हो। ये 21वीं सदी की चुनौती है, ये वैश्वीकरण की चुनौती है। गांधी का उत्तर इसको क्या है? गांधी का उत्तर इसका लोक विद्या के मार्फत ही खोजा जा सकता है। कोई समीकरण नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई दिया हुआ रास्ता नहीं हुआ करता है। जिस विचार ने एक नया रास्ता दिया, 1909 में हिंद स्वराज लिखा गया था। कहते हैं वहाँ से एक नए रास्ते की नई कल्पना शुरू होती है, एक नए रास्ते की, एक नए, उसको 100 साल हो चुके हैं। वो रास्ता गलत हो गया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे कहने की हैसियत नहीं है, न मेरी ये समझ।
उसी रास्ते को आज की स्थिति में 21वीं सदी की दुनिया में, वैश्वीकरण की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में अमेरिका द्वारा चारों तरफ छेड़े जा रहे हैं नए नए युद्धों की दुनिया में, जिसमें उनके आदमी नहीं मरते हैं, केवल दूसरे लोग मरते हैं, और सेना के लोग जितने मरते हैं उससे ज़्यादा सिविलियन मरते हैं। यही नया युद्ध है जो 1990 में गल्फ वॉर के नाम से शुरू हुआ है, जिसमें उनके लोग वियतनाम में जितने लोग मरे थे उसके 1/10वां हिस्सा भी नहीं मरते हैं, और कम मरते हैं। उनके लोग मरते ही नहीं हैं, वो ड्रोन से अटैक करते हैं। केवल आपके लोग मरते हैं और सिविलियन बहुत ज़्यादा मरते हैं केवल सेना में शामिल। ये नया जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे जो नया वार आया है वो ये आया है। तो ये नया युद्ध आया हुआ है, ये नया वैश्वीकरण आया हुआ है, जो कितना भी रिमोटेस्ट कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, दूर दराज से दूर दराज का कोना, वहाँ से अपना हिस्सा चुरा कर ले जाता है। अपना हिस्सा यानी वो अपना हिस्सा कहता है, वहाँ से भी मूल्य चुरा कर ले जाता है। ऐसा वैश्वीकरण आ गया है और एक नई सूचना की प्रौद्योगिकी आ गई है जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ग पैदा कर दिया है जो लगातार आपस में बात करता रहता है, आपस में ही उसका सब कुछ होता रहता है। बाकी लोगों को न जानने की न पहचानने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़रूरत केवल है कि इतना पहचानो कि उनको लूटा जा सके। अब ये दुनिया बन रही है, कहाँ से इसको चुनौती आई? हमें वही दुनिया बनानी है जो हमें गांधी जी ने जिसका नज़ारा हमारे लिए पेश किया था। हमें वही दुनिया बनानी है जिसका नज़ारा समाजवादी पेश करते रहे हैं 150 साल से। लेकिन वो उन्होंने जो बातें कही हैं उनको रिपीट करके तो नहीं बना सकते। ये नई चुनौतियों का मुकाबला कैसे होगा? ये सारी की सारी नई चुनौतियाँ आप देख लें 1990 के बाद से खड़ी हुई। उसके पहले तक थोड़ा कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी क्या हो रही है उसको जरूर देखा जा सकता है। 1990 में ही ये विश्व व्यापार वाला, ठीक 1990 नहीं है, आगे पीछे है, 86 से 94 के बीच। 86 में वो शुरू होता है, उनके जो इंटरनेशनल डिबेट है उर्दू राउंड कहते हैं, और 94 में WTO जो विश्व व्यापार ये है संगठन है वो बन जाता है। 1990 में इंटरनेट आता है और 1990 में ही अमेरिका का इराक पर, जब इराक कुवैत वाला झंझट हुआ था, उसके ऊपर अटैक आता है। ये नए किस्म का युद्ध कहते हैं न्यू गल्फ वॉर। ये दुनिया शुरू, इसका जवाब हम कह रहे हैं, इसके जवाब के लिए अपनी दुनिया के बारे में सोचने के नए तरीके ईजाद करने होंगे। और उसमें पहली शर्त यह है कि यह नई दुनिया के बारे में सोचना हमारी अपनी विद्या के आधार पर हो, हमारी जानकारियों के आधार पर केवल नहीं। नई दुनिया के ऊपर तो इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें जानकारियों की ज़रूरत है, इसमें दर्शन की ज़रूरत है, इसमें हमारे अपने सोचने के तरीके को और मजबूत करने की, उसको और धार देने की ज़रूरत है। क्या करते हैं लोग जो लोक विद्या का काम करते हैं? ये अगरिया भाई बैठे हैं, कोई और है। स्टेट का प्रेशर होता है, स्टेट का, राज्य का दबाव होता है, बाजार का दबाव होता है, सामाजिक परिस्थितियों का दबाव होता है। हर दबाव में अपने अनुभव के आधार पे, अपने मूल्यों के सहारे और अपनी तर्क बुद्धि से जो विद्या उनके पास होती है उसका निरंतर विकास करते हैं। हमारा स्टैंड ये है कि लोक विद्या, जिसे कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज कहने वाले कहते हैं कि ये पुरानी ज्ञान जो बचा कुचा है वो है और बहुत ख़त्म हो गया, अब इसे बचाने की ज़रूरत है। लेकिन जिसने ख़त्म किया वो कैसे किसी चीज़ को बचा सकता है? बचा तो वही सकते हैं जिनका अपना ज्ञान है, और उन्होंने बचा के रखा है, और केवल बचा के नहीं रखा है, उसका संवर्धन किया, अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर किया। तुमको संवर्धन दिखाई नहीं देता है क्योंकि तुमको वो तर्क बुद्धि समझ में नहीं आती। तुमको एक बार विश्वविद्यालय में पढ़ा दिया जाए, उसके बाद में जब तक समाज के अंदर आकर के तुम उनके साथ रहकर, उनकी बात समझकर, उनके सुख दुख में एक साथ रहकर उनके संघर्षों का साथ नहीं देते हो, तब तक तुमको उनके तर्क का विधान समझ में नहीं आएगा, उनके मूल्यों का महत्व समझ में नहीं आएगा। तो ये लोक विद्या की एक दुनिया, जिस दिन हमारी सोच लोक विद्या को जानकारियों के भंडार, उनको लकड़ी खिलौना बनाना आता है, उनको लोहा बनाना आता है, आता हो, सोचते कैसे हैं? उनकी दुनिया की सत्ता के बारे में कल्पना, उनकी कॉस्मोलॉजी, उसको कॉस्मोलॉजी नहीं मानेगा, कहेगा वो माइथोलॉजी, वो सब उसके
शब्द का ये हेरा फेरी है, वो अंग्रेजी बनाई उसने इस टाइप की है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी से आता है, वो मानव शास्त्र से आता है। मानव शास्त्र को बनाया है उसने, पिछले 150 साल में मानव शास्त्र को बनाया गया है इन्हीं अपने जैसे समाजों का अध्ययन करने के लिए। मानव शास्त्र का एक अध्ययन कोई नहीं दिखा सकता है जो इंग्लैंड में किया गया हो, जो हॉलैंड में किया गया हो, जो जर्मनी, वो इन्हीं प्रदेशों का जो उपनिवेश रहे हैं उन्हीं का अध्ययन करने के लिए वो मानव शास्त्र, उसी में से ये सब बात निकलती है कि वो हमारा जो दुनिया की सोच है उसको हमारी दंत कथा कहता है। ये भी अनुवादित शब्द है क्योंकि वो शब्द गढ़े नहीं गए हैं ठीक से, वो हमारी कॉस्मोलॉजी को हमारी माइथोलॉजी कहता है। ये लोक विद्या का बड़े कामों में से एक है कि वो हमारी, जिसको वो माइथोलॉजी कहता है, हमारी उस विद्या को, हमारे उस ज्ञान के पूरे इसको कल्पना को, उसको हम दोबारा स्थापित करें कि ये कॉस्मोलॉजी है। हिम्मत की जरूरत है, केवल एक चीज की जरूरत है। जानते हैं ज़्यादातर लोग, समझ में भी आता है, डर लगता है इसके बारे में सोचने में कि हमारा आपका क्या है। मध्यम वर्ग से आए हुए लोगों को इस बात का डर लगता है कि इस दुनिया में उनको अपनी जगह नहीं दिखाई देती, लेकिन इस स्थिति से मुकाबला तो करना होगा। इस वादे के साथ कि उसमें मध्यम वर्ग को भी जगह मिलेगी, सोच की शुरुआत तो नहीं हो सकती। मध्यम वर्ग को उसमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी अगली दुनिया में, ये समय तय करेगा और वो खुद तय करेगा। अगर वो साथ देगा तो उसको जगह मिलेगी, अगर वो लगातार उन्हीं चीज़ों का साथ देता रहेगा जो लोक विद्या की दुनिया को दबाने में, तिरस्कृत करने का काम करते रहते हैं, तो फिर उसको किस बात की जगह मिलेगी। तो ये बातें हैं। लोक विद्या जन आंदोलन एक विचारों की दुनिया में एक परिवर्तन की मांग कर रहा है। उसके बिना असली दुनिया में परिवर्तन की मांग का कोई वजूद नहीं बन पाता है। वो कन्विक्शन कैरी करना जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो विश्वास नहीं दूसरे में, अगले वाले में विश्वास नहीं पैदा करता है। आपकी बात विश्वसनीय नहीं लगती है दूसरे लोग। जब तक विचारों की दुनिया में परिवर्तन की बात नहीं आएगी, तब तक इस अमली ये जो वास्तविक दुनिया है इसमें परिवर्तन की जो बात आप करेंगे उसमें विश्वसनीयता नहीं आएगी। अगला सुन के चले जाएगा, कहेगा अच्छी बात कर रहे थे, ये कुछ समझ में ठीक से नहीं आया, कैसे होगा क्या नहीं। तो ये परिवर्तन की जो बात है, ये विचारों में परिवर्तन की मौलिक वैचारिक संरचना जो हमारी है उसमें परिवर्तन, और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा सूचक कि हम ये किस किस्म के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और कितने बड़े परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, ये केवल इसी एक लाइन में जो शुरू में उन्होंने कहा, लोक विद्या जन आंदोलन। जो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जिनको अनपढ़ कहा जाता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है, उनका ज्ञान आंदोलन। आप कहिए इतना और देखिए सामने वाला भड़क जाता है कि नहीं, कि जिसके पास ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान आंदोलन कैसा। यही बहस की शुरुआत है, यही हमें करना है कि तुमसे ज़्यादा ज्ञान। यही ये कह रहे थे अवधेश जी, जब इन्होंने कहा कि उस मीटिंग के बारे में बताया कि वो आकर के कहता है कि तुमको किसानी आती है और कुछ नहीं आता है। इसका जवाब किसान को उससे ये पूछना है। जिस दिन ये जवाब लोक विद्या जन आंदोलन ये प्रेरणा देता है कि किसान उससे उलट के पूछे कि तुमको क्या आता है, इधर उधर करने लग जाएगा, मामा बाबा बाबा करने लग जाएगा, उसको कुछ नहीं आता है। ये सही बात है, उसको केवल झूठ का सच और सच का झूठ करना आता है। कुछ चालाकियाँ सीख गया है, कुछ भाषा का इस्तेमाल सीख गया है और कुछ किस तरह से करना ये सीख गया है। लेकिन केवल उसकी बात नहीं, बस अंतिम बात, लंबी बात हो रही। हमारा जो अपना कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो किसानों के भले के लिए सोचता है, जो कारीगर के और आदिवासी के भले के लिए सोचता है, उसका भी ट्रेनिंग यही है कि वो आकर के ये कहता है कि लेकिन तुमको कुछ और नहीं आता है। यहाँ ज़्यादा बड़ी समस्या है। वो कहे हमें नहीं परेशानी, उसको समझाया जाएगा, उससे लड़ा जाएगा। इससे तो हमारी लड़ाई है नहीं, ये तो हमारे पक्ष का आदमी है। वो भी यही कहता है कि लेकिन आपको और कुछ नहीं आता है, अब क्या हो सकता है या अब क्या किया जाए। मतलब उस बिना पे सोच आनी शुरू होगी, न कि इस बिना पे कि तुमको किसानी आती है। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें जिसको किसानी आती है वो खुशहाल रहे।
चाहे वो दाम ज़्यादा मिलने वाली बात हो, चाहे ज़मीन संरक्षित करने वाली बात हो, चाहे ये बाजार तोड़ के बदल देने की बात हो, जो जरूरी हो वो होगा। लेकिन दुनिया वो बनेगी जिसमें किसान खुशहाल रहेगा। लोक विद्या का स्वामी समाज जिस दुनिया में खुशहाल रहेगा वैसी दुनिया बनेगी, तभी कोई बात बनेगी। और उसके अलावा हम लोक विद्या वाले हमेशा सबसे निचले पायदान पे दूसरों के जूते